नमस्कार साथियों, नॉलेज 24x7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा था, भारत का संवैधानिक विकास, जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट चैनल में अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर के प्लीज उन वीडियोस को देखें और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप प्लीज जाकर के वहां पे क्लिक करें और आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देखें। आज हमने पिछली क्लास में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ा था 1909 का। तो हम ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो और हम जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें, जिससे कि आप सिलेक्शन के एक स्टेप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो हम पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में हमने पढ़ाया था आपको 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, क्या आया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट में कब आया था? ये 1909 में एक्ट आया था। इस एक्ट के अनुसार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एक स्पेशल डिवीजन दिए गए थे, इलेक्शन डिवीजन दिए गए थे। ठीक है, ठीक है, इलेक्शंस डिवीजन दिए गए थे। किसको दिए गए थे? मुस्लिम्स को। मुस्लिम्स को दिए गए थे स्पेशल इलेक्शन डिवीजन्स। ठीक है, कि वो उनका जो निर्वाचन स्थल है वो अलग कर दिया गया था। ठीक है, जो उसका मंडल है उसको अलग कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट ये था कि इनको 2 वोट्स के राइट थे। ये 2 वोट दे सकते थे। कितने वोट दे सकते थे? 2 वोट दे सकते थे। जो पहला वोट था वो इनको मुस्लिम्स को ही देना था। किसको देना था? मुस्लिम्स को ही देना था। और ये दूसरा जो वोट था, ये हिंदू और मुस्लिम ये किसी में भी दे सकते थे। ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट था, इसी को गांधी जी ने कहा था कि ये भारत का जो विनाश करने वाला एक्ट है, डिवाइड करने वाला एक्ट है। आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम में पहले भी धर्म के नाम पर थोड़े बहुत दंगे हुआ करते थे। थोड़े नहीं, बहुत दंगे हुआ करते थे, धर्म के नाम पे हुआ करते थे। पर ब्रिटिशर्स जानते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर के आए थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में ये सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि अगर हम धर्म के नाम पे ये लड़ते हैं तो हम इनको राजनीतिक तौर पर भी हम इनको जो है लड़ाई, इनकी जो लड़ाई हो, तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा ब्रिटिशर्स को होगा। ठीक, तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे 1990 का मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, 1919 का। यहां तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। ये पिछली क्लास का डिवीजन है, और इससे पहले अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के उन क्लास को देखें, आपको चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी। और मैंने पहले भी कहा था, अगर आप स्टार्टिंग से भी ये अभी पहली वीडियो ही देख रहे हैं तब भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कहीं पर भी इससे पहले पढ़ी होगी तो आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने 1990 में कौन सा एक्ट लेकर के आए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, ये लेकर के आया गया। ठीक है, इस एक्ट में हमें यह बताया गया, सबसे पहला आपको पता है जो ब्रिटिश की सैलरी थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो सैलरी थी वो बंद कर दी गई थी। मतलब ब्रिटेन से आना बंद हो गई थी और उसको इंडियन के ही फंड से दिया जाता था। पर 1990 के इस एक्ट में सबसे पहले जो सैलरी हुई ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो सैलरी थी वो कहां से लाई गई? ब्रिटेन से आती थी। कहां से? ब्रिटेन से आती थी। पहले क्या था? इंडियन ही देते थे उसको सैलरी, इंडियन के ही फंड से सैलरी आती थी। पर अब क्या हुआ? जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी थी वो ब्रिटेन यानी मतलब लंदन से आने लगी। ठीक, इसके बाद इसी एक्ट में फिर से द्वंद्व शासन लागू किया गया, डुअल गवर्नेंस। आपने पढ़ा होगा, हाँ, ये वही डुअल गवर्नेंस है जो बंगाल में पहले हुआ था 1765 से लेकर के 1773 तक, जिसको भारत की लूट कहते थे।
जो ये जो चलता था 1765 से लेकर के 1773 तक, जिसे हम कहते थे ना भारत की लूट, ये वही डुअल गवर्नेंस इसमें लाया गया। ठीक, ये पुराना वाला जो बंगाल में गवर्नेंस था। ठीक, पर इसमें ब्रिटिशर जानते थे, वो अपनी हर गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते थे। तो वो जानते थे कि ये गलती हो गई थी, जिसमें वॉइसरॉय थे, जो भी वॉइसरॉय, उससे पहले जो मतलब जो भी जर्नल थे वहां पे, ठीक है, वो क्या करते थे, लूटते थे, वहां के अधिकारी लूटते थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हर 10 साल में एक कमीशन आएगा और वो कमीशन ब्रिटेन से आएगा और यहां पर समीक्षा करेगा, यहां पर देखेगा, वो समीक्षा करेगा, यहां पर देखेगा कि सिस्टम सब सही चल रहा है, कोई लूट तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको, ये जो रिफॉर्म आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ये 1919 में आया था। इन्होंने क्या कहा कि 10 साल बाद एक एक्ट आएगा। तो ये इससे जब आप 10 साल जोड़ेंगे तो 1929 हुआ। ठीक है, पर ये रिफॉर्म एक्ट 1 साल पहले ही आ गया। ये इसलिए पहले आ गया क्योंकि 1929 में इलेक्शंस थे ब्रिटेन में, तो जो इलेक्शंस थे इसीलिए 1928 में इसको भेज दिया गया। और जो कमीशन बना करके भेजा गया वो साइमन कमीशन भेजा गया। ठीक, ये कमीशन भेजा गया था जो ब्रिटेन से आएगा और जो समीक्षा करेगा, किस चीज की समीक्षा करेगा कि ये जो डुअल गवर्नेंस है ये ठीक ठाक चल रही है, इसमें कोई गलतियां तो नहीं, गतिविधियां तो नहीं है। पर आप जानते हैं कि इंडिया जो है पॉलिटिकली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका था, कांग्रेस भी फॉर्म हो चुकी थी और लोग जागरूक भी हो चुके थे, लोग अपने हक की मांग कर रहे थे। तो ये साइमन कमीशन था, इसमें 7 मेंबर्स उन्होंने अपॉइंट किए। किसने? ब्रिटेन की सरकार ने 7 मेंबर्स अपॉइंट किए, जो कि सातों जो है फिरंगी थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया ने कहा कि हमें कम से कम 1 मेंबर तो चाहिए, साइमन कमीशन में हमारा 1 मेंबर तो होना चाहिए जो कि इन चीजों को हमारे हक में, अगर कोई गलती होती तो हमारे हक में बोल सके। पर ब्रिटिशर्स ने ये चीज नहीं मानी और साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, वही फिरंगी, जिसे हम फिरंगी कहते हैं, गोरे। ठीक है, तो ये थे। अब इनका जो है विद्रोह हो गया, इसी में कहा गया था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इसी में विद्रोह होने लगा। जब विद्रोह की आंधी, साइमन गो बैक, ये आने लगा, साइमन गो बैक। ठीक है, तो इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इनको पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी कहते हैं। तो आप जानते होंगे, मैंने आपको यही बताया था कि एक गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, एक नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। तो इसी में गरमपंथी विचारधारा के जो सपोर्टर थे वो लाल, बाल और पाल थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद विपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग थे। लाल, बाल और पाल, ये 3 लोग थे। ठीक है, जो लाला लाजपत राय थे वो नेतृत्व कर रहे थे पंजाब का, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो नेतृत्व कर रहे थे महाराष्ट्र का, और जो बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे वो विपिन चंद्र पाल थे। ये वही लोग थे जो इससे पहली वाली क्लास में मैं बता चुका था आपको कि लाल, बाल और पाल थे, यही 3 लोग थे। ठीक है, तो इनको अंग्रेजों ने लाठी मार के इनकी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या हो गई 1928 में। इनकी जो ये डेथ हो गई इनकी, जब इनकी डेथ हो गई तो हर जगह रिवोल्ट होने लगे, हर जगह लड़ाइयां होने लगी। ब्रिटिशर्स ने फिर जो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मैंने आपको बताया था ना कि एक सेक्रेटरी हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और दूसरा हुआ करता था वॉइसरॉय। इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वहां पर भेजा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ और आप बात करो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर से। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे, और बर्कन हेड वहां का सेक्रेटरी हुआ करता था। ठीक है,
उन्होंने कहा कि इनको वहां भेजो और उनसे कहो कि भारत में जो रिवोल्ट हो रहे हैं, जो भारत में जो ये विद्रोह हो रहा है, इसको रोकें। तो बर्कन हेड, जो बर्कन हेड था वो क्या था? सेक्रेटरी था ऑफ स्टेट। ये कहां गया? ये किनके पास गया? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू के पास, कि आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज चाहिए, स्वराज मतलब होता है कि हमें पूरा राज्य चाहिए, हमें अपने भारत राज्य को खुद चलाना है, ये हमारा राज्य है, हमें इस पे गवर्न करना है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बर्कन हेड ने कहा ठीक है, हम आपको पूर्ण राज्य देते हैं, स्वराज्य देते हैं, और स्वराज्य देने में हमारी एक शर्त है कि आप इस राज्य को कैसे चलाएंगे, ये आप हमको एक लिखित मसौदा दीजिए, हमें लिखित तौर पर दीजिए, और जो इसके मौलिक अधिकार हैं वो हम आपको कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करें वो भी आप हमें लिख करके दीजिए। आप इसकी एक मतलब आप अगर ये लिख करके देते हैं और सारे लीडर्स को बुलाइए, जितने भी वहां पे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको बुलाइए और उनसे बात करिए और हमें एक लिखित तौर पर सबके साइन किया हुआ एक कागज दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम भारत छोड़ करके चले जाएंगे। इन्होंने ऐसा किया और ये बर्कन हेड जानते थे, लॉर्ड बर्कन हेड ये जानते थे कि भारत में आप जानते थे हिंदू मुस्लिम को राजनीतिक तौर पर इन्होंने बहुत लड़ाया, तो मुस्लिम लीग भी फॉर्म हो गई थी। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी थी। तो ये स्वराज, तो इन्होंने सोचा, बर्कन हेड जानते थे कि ऐसा संभव नहीं होगा। तब भी जो है मोतीलाल नेहरू ने 1928 में दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने सारे लीडर्स को बुलाया और सारे लीडर्स को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसमें साइन करें तो जिससे हमें स्वराज्य मिल जाए। ठीक है, पर आप जानते थे कि मुस्लिम्स भी बहुत पावरफुल हो चुके थे, तो उस वक्त सबने तो साइन कर दिया, एक इंसान ने नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने साइन नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये जो स्वराज का इनका सपना था ये खत्म हो गया। सपना नहीं खत्म हो गया, मतलब ये जो करना चाहते थे वो ये नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि चलो स्वराज्य नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेट ये होता है कि राज्य तो आपका रहेगा, राज्य तो ब्रिटिशर्स का रहेगा, पर जो संवैधानिक कार्य होंगे, जो भारत का संवैधानिक कार्य होगा वो हम कम कर पाएंगे डोमिनियन स्टेट में। मोतीलाल नेहरू आप जानते थे उस वक्त अध्यक्ष थे, मैंने अभी भी बताया आपको। तो इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट की मांग की कि हमें कम से कम, मैंने आपको बताया ना डोमिनियन स्टेट क्या होता है। डोमिनियन स्टेट होता है कि कम से कम ब्रिटिशर्स उसमें राज करें, उसको देखें, पर जो भारत की गतिविधियां हैं वो कम से कम हम देख पाए। तो अब मोतीलाल नेहरू उस टाइम अध्यक्ष थे, उन्हीं के जो सुपुत्र हैं या लड़के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके दोनों के बीच बहस हुई और मतभेद हुआ। किनके बीच बहस हुई? एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में बहस हुई। इन दोनों के बहस में उन्होंने कहा कि हमें कोई डोमिनियन, हमें कोई स्वराज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए। तो इसी पूर्ण स्वराज्य के चक्कर में जो कांग्रेस थी वो दो विभागों में बांट दी गई, एक ओल्ड कांग्रेस और एक इंडियन यूथ कांग्रेस। ये दो कांग्रेस फॉर्म की गई। आप चीजों को समझते जा रहे हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? दो पार्ट में।
ये हो गए ओल्ड कांग्रेस, ठीक, ओल्ड कांग्रेस फॉर्म हो गई और इसमें हो गई यूथ कांग्रेस। इसको कौन अध्यक्ष कर रहे थे? एमएल नेहरू। और इसको कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दो कांग्रेस स्प्लिट हो गई। जब इन्होंने देखा कि ना हमें स्वराज्य मिला, ना हमें डोमिनियन स्टेट मिला और ना ही हमें पूर्ण स्वराज्य मिला, तो इन्होंने कहा कि हम कम से कम ब्रिटिशर से अपनी मांग करेंगे कि हमें अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स तो मिल जाएं। फंडामेंटल राइट्स, इसे हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। कम से कम हमें मौलिक अधिकार तो मिल जाए। अब ब्रिटिशर्स से बात कौन करेगा? इस बात वहां पर अपनी बात हमारी कौन पहुंचाएगा? तो ये बात पहुंचाने के लिए हमारे वन मैन आर्मी, जिन्हें हम कहते हैं महात्मा गांधी जी, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाएं और हमारी बात वहां पर रखें। अच्छा, आपको पता होगा जो मैंने बताया था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में जो भी गड़बड़ी हुई थी वो लोग देखने आए थे, समीक्षा करने आए थे, और जो यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी साइमन कमीशन में, इसीलिए वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930, 1931 और 1932 में ये हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ये यहाँ पर बुलाया गया था और देखा गया था, समीक्षा किया गया था कि कैसे चलेगा। तो 1931 में महात्मा गांधी जी ने वहां पर प्रस्ताव रखा, महात्मा गांधी जी ने वहां पर प्रस्ताव रखा 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हमें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। अच्छा, वो तो आप जानते हैं कि बड़ी शांति प्रिय थे महात्मा गांधी। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि ठीक है, हम आपको मौलिक अधिकार देंगे। वो भी वेट करते रहे कि आगे जाकर के कुछ ना कुछ हमारे लिए एक्ट आएगा और हमारे लिए और अच्छा होगा। अच्छा, साइमन कमीशन का सब विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, कुछ लोग ऐसे भी थे जो, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है आपको हु वाज सपोर्टिंग साइमन कमीशन, अगर कौन साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहा था, समर्थ में था, वो भीमराव अंबेडकर थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा ठीक है, हम 1935 में जो गवर्नमेंट एक्ट आएगा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 होगा, वो जब आएगा तब हम देखेंगे कि हम आपकी बातों पर और मौलिक अधिकारों पर हम आपका वर्क करेंगे, हम उसको सोचेंगे। जब ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 आया तो इन्होंने जो डुअल गवर्नेंस थी, ये जो डुअल गवर्नेंस, ये क्या कर दिया, इसको सेंट्रल, यहां पे सेंटर में फॉर्म कर दिया, सेंट्रल में। ठीक है, दिल्ली में सेंट्रल में फॉर्म कर दिया। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहां हो गई? सेंट्रलाइज कर दिया उसको, सेंट्रल में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कर दिया गया। जब कर दिया गया तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था, उसको भी कहां कर दिया गया? दिल्ली में कर दिया गया। ठीक, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था वो दिल्ली में कर दिया गया और दिल्ली में 1937 से ये कारगत हुए। ठीक है, यहां पर कारगत हुआ। यहीं पे इसी एक्ट ऑफ 1935 में जो बर्मा था, 1937 में वो भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, सेपरेट कर दिया गया, बर्मा यहां से अलग कर दिया गया। ये जो पॉइंट्स हुए थे, ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में किए गए थे कि बर्मा से अलग कर दिया गया था।
फिर इसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट किया गया था कि आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? आरबीआई का गठन किया गया था। यहां तक आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में क्या क्या किया गया। ठीक, जब इस एक्ट में देखा गया कि इनसे पहले वादा किया गया था गांधी जी से कि हम जो है आपके लिए मौलिक अधिकार लेकर के आएंगे, पर मौलिक अधिकार तो ला ही नहीं है। 1935 तक ये मौलिक अधिकार नहीं लाए, और जो भारत थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने इनको बहुत सीधा समझ लिया था कि अगर हम बात करके आएंगे तो ये हमारे लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान है, आगे लेकर के आएंगे, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स लेकर के आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 1935 तक तो मतलब आरबीआई हमने बताया 1 अप्रैल 1935 यहाँ पे फॉर्म हो गया। यही गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में इससे हमारा 80% जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है? 80% कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में और आज के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें केवल एक ही फर्क है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, और वहां पर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं थे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में, पर जो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं। तो आपको पता है पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसी को कहा जाता था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में कि ये ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। किस चीज का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। क्या है ये? ब्लूप्रिंट है। ठीक है, और इसी को कहा जाता था कि फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहीं पर हम लोगों ने क्या कहा? डिमांड किया किस चीज की? फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की। यहां तक आपको समझ में आया कि इसको ये क्यों कहा जाता था। अब ये जब यहां पर एक्ट हुआ, बड़ा मुश्किल हो गया था कि हमारे लिए मौलिक अधिकार तो ये लेकर के आ नहीं रहे थे, मौलिक अधिकार ये हमारे लिए लेकर के नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो 1939 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था। जब आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन के जो सोल्जर्स हैं, इंडिया वाले भी इसमें पार्ट लें और उनकी हेल्प करें इसमें। पर उन्होंने आईएनसी से पूछा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तभी भाग लेंगे जब आप हमें स्वराज देंगे, हमें आप इंडिपेंडेंस देंगे और फंडामेंटल राइट्स का हमें प्रावधान देंगे। तो 1940 में ही अगस्त ऑफर आया। 1940 में इसको अगस्त ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगस्त ऑफर में ये कहा गया कि आपको, अच्छा ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स देंगे, आपको मौलिक अधिकार देंगे, पर ये मौलिक अधिकार पर इसमें जो भी हम मौलिक अधिकार आपको देंगे, पर जो भी हम कहेंगे आपको उसी अनुसार उसको रखना पड़ेगा। हम ही उस चीज की परमिशन देंगे, उस मौलिक अधिकार की। तब आपके लिए क्या मौलिक अधिकार सेट होंगे, क्या मौलिक अधिकार चुने जाएंगे और क्या हटाए जाएंगे, इसका प्रावधान और इसका जो पावर होगी वो ब्रिटिशर्स के पास होगी। अच्छा, इस 1940 में अगस्त ऑफर, हम लोगों ने इसको जो है ठुकरा दिया। किसको ठुकरा दिया? अगस्त ऑफर को हम लोग ने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि अगस्त ऑफर में ये हम उनके अनुसार फंडामेंटल राइट्स
राइट्स जो वो चुनेंगे उन्हीं अनुसार हम चलेंगे, तो ये हमारे लिए तो कोई फायदेमंद था नहीं और हमने इसको खारिज कर दिया 1940 में, ठीक है, 1940 में। और इसी में हमने जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये था कि आप जानते थे वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा था और ब्रिटिशर्स वहां पर लड़ाई में भी इन्वॉल्वमेंट थे, तो एक मास मूवमेंट होना तो इम्पॉसिबल था और महात्मा गांधी शांति के प्रतीक थे, तो वो भी ये जानते थे कि हम एक मास मूवमेंट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वही उसी का विरोध करने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया और इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो पहला था विनोबा भावे, ये पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया, फर्स्ट थे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आया कि यहां तक क्या हुआ, आपको यहां तक समझ में आया। और इसके बाद आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बाहर तरीकों से, मतलब बाहर से भी हमारे लिए प्रावधान लिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे लिए चुने गए हैं और जो भी नियम लिए गए हैं जो हमें बाहर के कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत मतलब हमारे लिए अच्छे हुए और जो हमारे लिए उपयोग हुए, हमने सबको लिया फॉरेन से। और हम इसके बाद आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, संविधान सभा की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान सभा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसे कहते हैं संविधान सभा। ठीक है, जो सबसे पहले व्यक्ति थे 1895 में जिन्होंने संविधान हमारे लिए जरूरी है ये सोचा था, ये कहा था, वर्बली कहा था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और 1935 में जिन्होंने ये कहा ऑफिशियल तौर पर कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, वो कौन थे? एमएन रॉय। इन्होंने क्या कहा? ऑफिशियली ये कहा कि हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी के आगे 1931 में, सॉरी हाँ 1931 में नहीं, सॉरी, एमएन रॉय, ऑफिशियली ये किया गया था। और इसके बाद 1941 में, सॉरी, ठीक है, 1941 में, ठीक है, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि हमें संविधान सभा की जरूरत थी। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं कि 1942 में क्रिप्स एक्ट आया। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि ठीक है, हम आपको संविधान बनाने की और या फंडामेंटल राइट्स की अनुमति देते हैं, पर आपको क्या फंडामेंटल राइट्स डालने हैं वो हम आपको बताएंगे, कि उसमें वो हम आपको बताएंगे 1942 में। मिशन लाया गया, इसमें यह बताया गया कि हम आपको बताएंगे 1942 में कि आपके लिए कौन से मौलिक अधिकार जरूरी है। ये किसने बताया?
ये ब्रिटिशर्स ने कहा। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम इसको नहीं मानेंगे। और गांधी जी ने इसी को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था वो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक, डूबता हुआ बैंक। ठीक है, ये क्रिस्प मिशन में, क्रिस्प एक्ट में लेकर के आए थे। ठीक है, 1942 में। जब इन्होंने ये भी नहीं माना, ठीक है, हम लोगों ने फिर 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन हमने कब स्टार्ट कर दिया? 8 अगस्त 1942 में। अच्छा, वर्ल्ड वॉर, आपने पता था कि अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1942 में, और नागासाकी में 9 अगस्त 1942 में उन्होंने बॉम्ब फेंका। ठीक है, जिसमें से बहुत तबाही हो गई। और जब पूरी तबाही हो गई तो आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी का जो आज भी लोग वहां पर, कहा जाता था कि आज भी लोग वहां पर मतलब सही तरीके से बॉर्न नहीं हो पाते हैं। तो इतना जो घाटा हो गया, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारा घाटा हो गया, भारत को मतलब ब्रिटेन को भी बहुत घाटा हो गया। और तभी जो है, जब ये हिरोशिमा और नागासाकी में जब ये विद्रोह हुआ, और इसी विद्रोह के बाद, इसी विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1942 में हिरोशिमा, जापान ने अमेरिका के सामने पूरे हथियार डाल दिए। और फिर हमें पता चला कि हमारे पास जो है, मतलब फिर सारे जो कंट्रीज थे, जो बाहर के कंट्रीज थे, उन्होंने कहा कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा कि जिससे आगे जाकर के ये कभी किसी कंट्री के साथ ना हो कि कोई भी कंट्री किसी के ऊपर कभी भी बॉम्ब फेंक दे और ऐसा हो जाए। तो इसीलिए अक्टूबर में यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना और इसका जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में रखा गया, अक्टूबर में। ठीक है, न्यूयॉर्क। इसमें बताया गया कि आप बिना किसी परमिशन के आप किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। और इन्होंने ये भी बताया, इनका प्रेशर आया, यूएनओ का प्रेशर आया, जितने भी देश थे यूएनओ में, कि अब जितने लोग भी राज कर रहे थे वो प्लीज यहाँ से चले जाएं और ये राज्य छोड़ दें और सबको अपना अपना काम करने दें। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करा देंगे। एक जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई। ठीक है, 1 जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई। ठीक है, और फॉर्म करने के बाद इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 389 मेंबर्स थे। कितने थे? 389 मेंबर्स थे। इसमें कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंसी से बने थे। ठीक है, और इसमें जो 97 मेंबर्स थे वो इंडियन प्रोविंसी से बने थे। से बने थे। और जो इसके 4 मेंबर्स थे, ठीक है, जो 4 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल से बने थे, वहां के आधिकारिक तौर पर बने थे। 389 में टोटल ये डिविजन्स आपके हुए। यहां तक आपको समझ में आया?
हमने बताया था कि आपको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करके पिछली क्लास में यहाँ तक आपको फॉर्म करके दे देंगे, और इसके बाद हम जब आगे क्लास में जब पढ़ेंगे, इससे आगे वाली क्लास में, तब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और जो पहला चुनाव है वो भी हम करा देंगे, ठीक है। हम और इसके बाद हम मेन फॉर्म करा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद 296 में हमारा इलेक्शन हुआ, 296 में हमारा इलेक्शन हुआ, तो जिसमें जो 289 सीट्स थी, 289 सीट्स थी, ओ सॉरी 289 नहीं, 208 सीट थी, ठीक है, वो आईएनसी को मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, और जो 73 सीट्स थी वो मुस्लिम लीग्स को मिली, ठीक है, और जो 15 सीट्स थी वो अदर को मिली। यहां तक आपको समझ में आया? ये तो 208 सीट थी वो आईएनसी को मिली, जो 73 सीट्स थी वो मुस्लिम लीग्स को मिली, और जो 15 सीट्स थी वो अदर्स को मिली, ठीक है। और इसीलिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो चुका था, और हम आपको इससे अगली वाली क्लास में हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म हो चुका है, इसके बाद हम आपको अगली क्लास में उसके मिनिस्टर्स बताएंगे, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दोनों ही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जैसे आदमी कंफ्यूज हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर भी सेम है, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों सेम हैं, तो हम इसकी मिनिस्टर की लिस्ट को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम अगली क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो चुकी है। इलेक्शंस के बारे में जितने मिनिस्टर्स हैं हम अगली क्लास में उस मिनिस्टर्स के बारे में भी आपको बताएंगे, और जो हमारा संविधान बनाया गया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, उसके मेन फीचर्स बताएंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बॉक्स में, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा FB पेज का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज जाकर के वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, और वहां पर भी आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ मिलेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपके एग्जाम्स के अपडेट्स की क्या क्या आपकी कॉम्पिटिशन कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, और आपको वहां पर क्विजेस भी मिलेंगे, जो आप क्विजेस वहां सॉल्व कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।